विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे परागकण की क्रिया जिसको हम पोलिनेशन भी कहते हैं। तो ये जो परागण क्या होते हैं, तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम नर युग्मकोद्भिद परागकण को पढ़ चुके हैं और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब ये एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है परागण, जिसको हम पोलिनेशन भी कहते हैं। तो परागण का मतलब होता है जो परागकोश में परागकण बन गए, उन परागकणों को हमें जो जायांग की वर्तिकाग्र है उस तक लेके जाना है, उस तक पहुंचाना है। तो बस यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण या पोलिनेशन। तो देखिए, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर जायांग की वर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं अपन, तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागगण कहते हैं। जैसे ये एक पुंकेसर है, नर भाग, जिसमें परागकोश के अंदर ये परागकण बाहर निकले, मुक्त हुए, और ये परागकण है वो इस पुष्प की जो जायांग होता है उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे परागण की क्रिया। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, परागण की प्रक्रिया, पोलिनेशन की प्रक्रिया। तो ये क्यों ज़रूरी है? अगर इसके बीच में अपन अवरोध कर दें तो निश्चित बात है नर और मादा युग्मक पास पास नहीं आएंगे, और पास नहीं आएंगे तो निषेचन का सवाल ही नहीं है। तो निषेचन संपन्न हो सके, फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो, इसके लिए परागण की आवश्यकता होती है। तो देखिए, नर युग्मक का निर्माण है वो परागकण में होता है, और मादा युग्मकों का निर्माण है भ्रूणकोश के अंदर होता है। नर युग्मक बन गए परागकण में, तो दो नर युग्मक बनते हैं। मादा युग्मक कहाँ बनता है, भ्रूणकोश में, जिसको हम अंडकोशिका भी कह रहे हैं। अब ये नर और मादा युग्मक दोनों ही अचल होते हैं, यानी चलते नहीं हैं। अतः दोनों युग्मकों को नज़दीक लाना आवश्यक होता है ताकि निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके। वह दोनों को पास पास लाना जरूरी है, ताकि दोनों जब पास पास आ जाएंगे तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे निषेचन, और निषेचन की जब प्रक्रिया हो जाएगी तो युग्मनज बन जाएगा। अतः इसके सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए परागण की क्रिया जरूरी है। परागण की जो क्रिया होती है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये परागण की क्रिया अपन ने सीधी भाषा में ये है कि परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण। अब ये दो तरह की होती है मुख्यतः परागण की क्रिया के प्रकार। तो देखिए, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। परागण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक तो होता है स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा होता है पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन। स्व का मतलब होता है खुद के ही परागण होते हैं उसी पुष्प, यानी पौधा एक ही होगा इसमें। पर परागण का मतलब होता है पर यानी क्रॉस पोलिनेशन, यानी दूसरे पादप के परागण होंगे और वर्तिका दूसरे पादप की होगी। अब चूंकि जो ये स्वपरागण है इसके दो प्रकार और होते हैं, तो स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है। अतः परागण के स्रोत के आधार पर परागण वास्तव में तीन प्रकार का होता है, यानी दो तो इसके रूप ले लेंगे और तीसरा हो जाएगा पर परागण। तो इस तरह से तीन रूपों का किताबों में इसके तीन रूप या तीन प्रकार लिखे हुए होते हैं। वैसे इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, परागण के, स्वपरागण और परपरागण। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं स्वपरागण की क्रिया। स्वपरागण है क्या? तो देखिए, स्वपरागण का मतलब है स्वयं के ही। जब किसी पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक हो, यानी पुष्प वही है, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक होता है। कहने का मतलब है प्लांट एक ही होगा, या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, या एक पुष्प के परागण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो पादप होता है वो एक ही होता है। मतलब पादप क्या होता है, इसके अंदर एक ही होता है, एक ही पादप होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसी यानी एक ही पुष्प के भीतर या उसी पादप के अलग अलग पुष्पों के बीच में हो सका, पौधा चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, स्वपरागण। यानी किसी पुष्प के परागणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक होता है। अब इन दोनों स्थितियों को अपन अलग अलग कर देते हैं, तो ये स्वपरागण दो प्रकार का हो जाता है।
कौन सा? पहला हो जाता है स्वयुग्मन का। स्वयुग्मन क्या होता है देखिए, स्वयुग्मन का मतलब है जिसको अपन ऑटोगेमी भी कहते हैं। ऑटो का मतलब स्वयं के ही, गेमी का मतलब है मेरीज या स्वयं के ही परागणों को द्वारा वो निश्चित होता है। अर्थात इस प्रकार के स्वपरागण में किसी पुष्प के परागणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक होता है। अर्थात पुष्प स्वयं के ही परागणों द्वारा परागित होता है। जैसे एक प्लांट है, ये इसका ये पुष्प है जो हमने बना रखा है। इस पुष्प के ये जो परागण होते हैं वो इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। पुष्प भी चेंज नहीं हो रहा है, केवल एक ही पुष्प है, उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, इस परागण को क्या बोलेंगे? स्वयुग्मन। तो यही इसके अंदर देर का है कि किसी पुष्प के परागणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक होता है, तो उसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। इसमें पुष्प स्वयं के ही परागणों द्वारा परागित होता है। तो ये तो हो गया पहला प्रकार इसका स्वयुग्मन का। अब दूसरा देख लेते हैं अपन। देखिए सजात पुष्पी परागण, जिसको अपन गेटनोगेमी भी बोलते हैं। सजात पुष्पी परागण क्या होता है? देखो सजात पुष्पी परागण, स यानी समान जाति के पुष्प होंगे। पुष्प मतलब पौधा एक ही होगा लेकिन पुष्प भी समान जाति के होंगे। इसको बोलते हैं अपन गिटोनोगेमी। गिटनो का मतलब होता है पड़ोसी। गिटनो का मतलब क्या होता है? पड़ोसी यानी नेबर। जो पड़ोसी जो पुष्प होता है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो जब एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पादप देखो पौधा चेंज नहीं हो रहा है, उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक होता है, तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। यह परागण एक ही पौधे पर उपस्थित दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पादप तो एक ही है लेकिन दो अलग अलग पुष्प होते हैं। जैसे ये एक पादप है, इसके दो टहनियों पर दो पुष्प लगे हुए हैं, तो इस पुष्प के परागण इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, इस पुष्प के परागण है वो इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। तो ये पादप एक ही है लेकिन पुष्प अलग अलग टहनियों पर लगे हुए हैं, तो ये परागण स्वपरागणी है। लेकिन स्वपरागण में भी कौन सा है? सजात पुष्पी परागण होता है। और अगर एक ही पुष्प पर उसी पुष्प के परागण उसी की वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वयुग्मन कह देते हैं। तो देखिए अब बात ये आती है कि जो स्वपरागण होता है उसके लिए पौधों में कुछ स्पेशल विशेषताएं या अनुकूलन पाए जाते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं कि ऐसी क्या विशेषता पाई जाती है कि पादपों में स्वपरागणी हो, तो वो विशेषताएं अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वपरागण करण हेतु पादपों में पाई जाने वाली विशेषताएं या उसको अपन अनुकूलताएं भी कहेंगे। स्वपरागण करने वाले पादपों में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती है। अब वो कौन कौन सी है? देखो उभयलिंगता, जिसको अपन बाइसेक्सुअलिटी बोलते हैं। उभयलिंगी अगर कोई पुष्प है तो ऐसे पादपों में हमेशा स्वपरागणी होता है। कि जो उभयलिंगी पुष्प पादप होते हैं ना, उन तो ये है कि जो स्वपरागण करते, मतलब ये मान लीजिए आप कि जो स्वपरागण करेगा पादप उसके पुष्प आपको उभयलिंगी मिलेंगे। अगर एक लिंगी पुष्प होंगे तो उसमें स्वपरागण नहीं हो पाएगा, तब तो परपरागण हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो उभयलिंगी जो उभयलिंगता होती है मतलब स्वपरागण के पादपों में उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, ये पहली विशेषता है। दूसरी देखो समकाल पक्वता, होमोगेमी। होमो का मतलब समान, तो समकाल पक्वता का मतलब है समान काल में परिपक्व होते हैं नर और मादा जनांग। वे समान काल में परिपक्व होंगे तभी जाकर उनका निषेचन हो पाएगा, स्वपरागण हो पाएगा। तो ऐसे पादपों के पुष्पों में उपस्थित पुमंग व जायांग एक ही समय यानी एक साथ परिपक्व होते हैं। तो जब एक साथ परिपक्व होते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस स्थिति को समकाल पक्वता या होमोगेमी। और बहुत ही स्पेशल देखो एक इसका एक विशेषता हो रहा है अनुन्मिलियता, जिसको क्लिस्टोगेमी भी बोलते हैं। अनुन्मिलियता या क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज यानी बंद। क्लिस्टो का मतलब क्या है? क्लोज या बंद। तो अनुन्मिलियता इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्लिस्टोगेमी। ये बहुत ही स्पेशल एक विशेषता है स्वपरागण करने वाले पादपों की। इसमें क्या होता है कि कुछ पादपों के पुष्प बंद ही रहते हैं, वे कभी भी खुलते नहीं हैं। अगर वो खुलेंगे नहीं तो ये कभी नहीं होगा कि किसी दूसरे के परागण उसके ऊपर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं।
तो ये निश्चित है कि अगर ये पुष्प बंद है, कभी खुलते नहीं है, तो इनमें निश्चित रूप से स्वपरागण ही होता है। जैसे वायोला एक बड़ा इसका एक वंश है, कनकोवा है जिसको कोमेलियाना भी बोलते हैं, ओक्जेलिस है, जंकस है, ड्रोसेरा है। ऐसे ये जो पादप होते हैं इनमें अनुन्मिल्यता पाई जाती है। इसके पुष्प है वो बंद रहते हैं, खुलते ही नहीं है। इसका मतलब है इनमें स्वपरागण ही होगा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अनुन्मिल्यता। ये जरूर प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि अनुन्मिल्यता क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो अनुन्मिल्यता पुष्पों को, ऐसे पादप होते हैं जिनके पुष्प बंद रहते हैं, खुलते नहीं है, और ये स्वपरागण को रिप्रेजेंट करेगा। अब अनुन्मिल्यता के लाभ क्या है? देखो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि अनुन्मिल्यता के लाभ और हानि क्या है। तो अनुन्मिल्यता के लाभ तो ये है कि इससे पादप को मतलब खुलते ही नहीं है, तो पादप को दलपुंज या मकरंद बनाने की या अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता नहीं है। लाभ ये है। उसके दलपुंज नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, मकरंद की भी जरूरत नहीं है और अधिक मात्रा में परागकणों की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पुष्प बंद रहते हैं तो जितने बनेंगे वो काम में आ सकते हैं। हानि क्या है कि इससे आनुवांशिकी रूप से ज़्यादा बेहतर पादपों का निर्माण संभव नहीं है या नहीं कर पाते हैं। तो अच्छी किस्म के पौधे तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि खुद के परागण खुद को निश्चित करेंगे तो वही इसके अंदर जीन चलते रहेंगे, तो आनुवांशिक रूप से ज़्यादा बेहतर पादप नहीं बन पाएंगे। ये आनुवांशिक बेहतर पादप तभी बनेंगे जब कोई दूसरे परागण आकर निश्चित करें, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 विशेषता हो गई स्वपरागण करने वाले पौधों की। उभयलिंगता, हमने उभयलिंगता पढ़ा है, फिर समकाल पक्वता पढ़ी है, फिर अनुन्मिल्यता पढ़ी है, और इसके लाभ और हानि हमने और देख लिए। अब कुछ स्पेशल नोट पढ़ लेते हैं। देखो, सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से यानी फंक्शनली पर परागण है, क्योंकि इसमें परागकणों को स्थानांतरण हेतु एक कारक या एजेंट की आवश्यकता होती है। मतलब ये 2 पुष्पों के बीच में हो रहा है, तो जो 2 पुष्प होते हैं, मान लीजिए 2 पुष्प है, 2 पुष्पों के बीच में ये हो रहा है, तो इस परागकण को यहाँ तक इस वर्तिकाग्र तक ले जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिएगा बीच में, चाहे वो हवा हो। तो ये जो एजेंट होगा या कारक होगा, इस कारक के कारण ही इसको परपरागण भी कहते हैं क्रियात्मक रूप से। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ये स्वपरागण ही है, लेकिन ये कि फंक्शनली ये क्रियात्मक रूप से परपरागण है, क्योंकि इसमें एक एजेंट की जरूरत पड़ती है परागकण को ले जाने के लिए, एक कारक की जरूरत पड़ती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, स्वपरागण में परागकणों के स्थानांतरण हेतु किसी बाह्य कारक या एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वपरागण में तो क्या है कि कोई बाह्य कारक या एजेंट की, कोई पानी की या हवा की या पक्षी या कीट की आवश्यकता नहीं है, जबकि सजात पुष्पी परागण में कोई ना कोई बाह्य कारक होगा, तभी वो परागण है वो दूसरे पुष्प तक या पहुंच पाएगा, वरना नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? क्रियात्मक रूप से परपरागण कहते हैं। प्रश्न आ सकता है, ये क्वेश्चन बनता है कि सजात पुष्पी परागण को क्रियात्मक रूप से परपरागण क्यों माना जाता है? तो उसका कारण यही है क्योंकि इसमें जब परागकणों का स्थानांतरण होता है वर्तिकाग्र तक, तो एक एजेंट की जरूरत पड़ती है, एक कारक की जरूरत पड़ती है, और इसी कारण से ये परपरागण है क्रियात्मक रूप से ना, फंक्शनली। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। अब दूसरा अपन का जो परागण की बात आती है वो होता है परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन। अब परपरागण के अंदर तो मतलब आपको एजेंट की जरूरत पड़ने वाली है, इसमें तो एजेंट चाहिएगा अपन को, एजेंट या कोई कारक की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये इसमें वो तो आवश्यक होगा ही होगा, उसके बिना तो ये संभव ही नहीं है। तो परपरागण क्या होगा? बिल्कुल पौधे चेंज हो जाएंगे, समान जाति के रहेंगे लेकिन पौधे अलग अलग रहेंगे। स्वपरागण में पौधे कभी भी अलग अलग नहीं होते, एक ही पौधे पर होता है, तो इसमें पौधा अलग अलग हो जाएगा। देखो, तो जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। जैसे मान लीजिए सरसों का पौधा है, तो सरसों का पौधे के ऊपर परागकण दूसरे पौधे पर जा रहे हैं, तो ये परपरागण है। अब इसको लेके कौन जाएगा? कोई ना कोई एजेंट या कारक लेके जाएगा, चाहे हवा लेके जाए, चाहे कोई कीट या मधुमक्खी इस पर आकर बैठे और वो उसको लेके जाए। तो ये है कि इसकी ये विशेषता है
कि एक पादप के पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। जैसे ये एक पादप है ए, उसी जाति का एक बी है, इस पुष्प के परागण है वो इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा रहा है और ये पुष्प है वो दूसरे पादप पर लगा हुआ है। तो पादप दो अलग अलग पादपों के बीच में हो रहा है ये, तो ऐसा परागण क्या कहलाएगा? पर परागण कहलाएगा। देखो, परागण की क्रिया एक ही जाति के दो अलग अलग पादपों के मध्य संपन्न होती है। ये भी याद रखनी है, दो अलग अलग पादपों के मध्य संपन्न होती है। पर परागण में दो भिन्न नर एवं मादा युग्मकों में निषेचन होता है। ये एक बड़ी बात है कि नर अलग है और मादा अलग है। जैसे ये दो पौधे हैं तो जाहिर सी बात है इनके अंदर अलग अलग नर और मादा रहेंगे, तो जिससे क्या होगा, जब ये अलग अलग मिलेंगे तो नए गुणों युक्त या विभिन्नताएं लिए हुए पादप उत्पन्न होते हैं, नई पादप जातियों का विकास होता है, यानी बेहतर किस्म बनती है। या और क्या जोड़ सकते हैं इसमें? बेहतर किस्म निर्माण संभव होता है। ये भी इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि अच्छे नए गुणों वाली विभिन्नताएं ली हुई नई पादप जाति की विकास की संभावनाएं होती है पर परागण में। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है। अब जिस तरह से स्वपरागण करने वाले पादपों की कुछ विशेषताएं थी, उसी तरह से परपरागण के पादपों में भी कुछ विशेषताएं या अनुकूलताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले देखो, स्वबंधता। स्व यानी खुद के ही अगर बंधे होंगे परागण, तो जाहिर सी बात है अगर खुद के परागण अंकुरित नहीं होगी तो दूसरे के लेने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं अपन सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंधता। स्व यानी खुद के, बंदे यानी निषेचन करने लायक, खुद के परागण निषेचन करने लायक नहीं होते हैं तो दूसरे की जरूरत पड़ जाएगी। कुछ पादपों के पुष्पों में स्वयं द्वारा उत्पन्न परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरण ही नहीं होता है। यानी किसी पुष्प के खुद के परागकण उसी पादप की या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं वो परागकण। इसका मतलब है खुद के तो बेकार हो गए। तो इस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे? स्वबंधिता बोलेंगे, सेल्फ स्टेरिलिटी बोलेंगे। जैसे सेब है, अंगूर है, राखी बेल है, इसमें बड़े बड़े राखी जैसे पुष्प आते हैं। अंगूर है, सेब है, तो ये क्या करते हैं, इसके पुष्प के खुद के परागकण खुद की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं तो दूसरे पादप के परागकण इस पर आकर गिरते हैं। दूसरा देखिए, एक लिंगता या यूनिसेक्सुअलिटी। तो जो परपरागण पौधे करते हैं उन पौधों की विशेषता होती है कि उनमें जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, अतः इनमें परपरागण ही होता है। अगर एक ही लिंगी है यानी अलग अलग पौधों पर है, नर अलग है मादा अलग है, तो जाहिर सी बात है परपरागण ही होने वाला है। जैसे पपीता है, ककड़ी है, तोरई है, घिया है, तो इनमें क्या होता है कि इन पौधों के अलग अलग पुष्प होते हैं, नर अलग है मादा अलग है, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर परपरागण ही संभव होता है, स्वपरागण नहीं हो पाएगा। और तीसरी इसकी विशेषता देखो, भिन्न काल पक्वता। जैसे वहाँ पर समकाल पक्वता था, ये तो यहाँ पर है भिन्न काल पक्वता, डिक्कोगेमी। तो होमोगेमी की जगह डिक्कोगेमी और समकाल पक्वता की जगह भिन्न काल पक्वता, यानी अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। तो जब एक साथ परिपक्व नहीं होंगे तो स्वपरागण होगा ही नहीं, तो परपरागण होने वाला है। तो देखिए, कुछ पादपों के पुष्पों में उपस्थित परागकोश व वर्तिकाग्र का परिपक्वन होने का समय अलग अलग होता है, अतः इनमें परपरागण ही संभव है, स्वपरागण तो होगा ही नहीं। जैसे जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्वन हो, यानी परागकोश जो नर भाग है वो मादा भाग यानी वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो, तो ऐसी स्थिति को पुपूर्वता या प्रोटेंड्रस कहते हैं। प्रोटो यानी फर्स्ट, एंड्रस का मतलब होता है मेल। तो मेल जब पहले परिपक्व हो जाता है यानी परागकोश जब पहले परिपक्व हो जाता है तो उसको पुपूर्वता यानी पुमंग पूर्व ही परिपक्व हो गया, पुमंग पूर्व ही परिपक्व हो गया। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, एंड्रस का मतलब है मेल, तो मेल पहले ही परिपक्व हो गया, उस स्थिति को अपन पूर्वता कहते हैं। जैसे साल्विया प्लांट के अंदर ऐसा होता है। लेकिन जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्वन हो जाए यानी फीमेल, तो ऐसी स्थिति को हम स्त्री पूर्वता कहेंगे, यानी स्त्री पूर्व ही स्त्री भाग जो है वो सबसे पहले परिपक्व हो गया, इसको अपन प्रोटोगाइनी भी कहते हैं, यानी प्रोटो यानी फर्स्ट, गाइनी यानी फीमेल। तो फीमेल जो पार्ट है वो सबसे पहले परिपक्व हो गया मेल से, इसलिए इसको अपन प्रोटोगाइनी या स्त्री पूर्वता कहते हैं। जैसे ब्रेसिकेसी सरसों वाला कुल है, रोजेसी कुल के पादप हैं,
तो उन ऐसे पादपों के अंदर स्त्री पूर्वता या प्रोटोगायनी देखी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, तो ये आपके समझा गया प्रोटोगायनी। और प्रोटोगायनी मतलब पहले वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाए। प्रोटेंड्रस या पूर्वता का मतलब है परागकोश पहले परिपक्व हो जाए। चौथी इसका विशेषता देखो परपरागण करने वाले पौधों की, इसको अपन बोलते हैं हरकोगेमी। हरकोगेमी, इसको अपन अंग्रेजी में हरकोगेमी इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में कोई प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध की स्थिति को हरकोगेमी कहते हैं। यानी परागकोश और वर्तिका के बीच में ऐसा कोई बैरियर होता है, ऐसा कोई अवरोध होता है, ऐसी कोई बाधा होती है कि उनमें स्वपरागण होगा ही नहीं, निषेचन स्वपरागण द्वारा नहीं होगा, परपरागण ही संभव होता है। जैसे अपन कुछ उदाहरण लेते हैं इस हरकोगेमी के। देखिए ये है नहीं हरकोगेमी। देखिए जैसे कैरियोफिलेसी पिंक फैमिली, जिसमें गुलाबी कलर के बहुत अच्छे अच्छे पुष्प आते हैं। तो कैरियोफिलेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से काफ़ी अधिक होती है। मतलब बेचारा पुंकेसर तो छोटा सा होता है और वर्तिका की लंबाई है वो बहुत बड़ी होती है। तो ये चाहे कितना ही ज़ोर से फटे, ये परागकण इस वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक तो ये स्थिति होगी, तो ये इसका कारण मतलब स्वपरागण नहीं होगा, परपरागण होने वाला है। तो कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से काफ़ी अधिक होती है, अतः इनके बीच स्वपरागण संभव नहीं हो पाता है। जैसे कैरियोफिलेसी में एक पौधा है जैसे ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा में परागकोश का स्फुटन इस प्रकार से होता है कि परागकण वर्तिकाग्र से दूर जाकर गिर जाते हैं। मतलब परागकोश ऐसे फटता है कि जो परागकण होते हैं वो कहीं वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आते हैं और दूर जाकर गिर जाते हैं। तो इसका मतलब है स्वपरागण तो होगा ही नहीं, परपरागण होने वाला है। इसी तरह से जैसे आँख है, आँख जो जिसको अपन कैलोट्रोपिस प्रोसेरा बोलते हैं, उसके परागकण जो होते हैं वो एक जगह गुच्छे में रहते हैं, जिनको परागपिंड या पोलिनिया कहते हैं। तो इसके कारण भी स्वपरागण नहीं हो पाता है। तो परागपिंड या पोलिनिया के कारण जो आँख या कैलोट्रोपिस या मदार के अंदर पाया जाता है, आँख को मदार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदार। तो उसके अंदर ये पोलिनिया पाए जाते हैं, परागकण पोलिनिया के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है। और पांचवी परपरागण की विशेषता देख लेते हैं अपन कि विषम वर्तिकात्व। देखो विषम यानी अलग अलग, वर्तिकात्व मतलब वर्तिका वाला भाग, जो वर्तिका होती है वो अलग अलग होती है, विषम होती है, अलग अलग तरह की होती है। हीट्रोस्टाइली, हीट्रो का मतलब है अलग अलग, स्टाइली का मतलब है वर्तिका। तो कुछ पौधों में दो प्रकार के पुष्प यानी द्विरूपी पुष्प पाए जाते हैं। द्विरूपी पुष्प होते हैं। एक में तो क्या होगा, वर्तिका लंबी पुंकेसर छोटे, तब भी निषेचन स्वपरागण नहीं होगा। दूसरे पुष्प में क्या है, वर्तिका छोटी और पुंकेसर लंबे। तो अतः ऐसे पुष्पों में स्वपरागण संभव नहीं होता है, परपरागण ही होता है। जैसे एक उदाहरण है प्रीमुला या प्रीमुला, ये एक प्लांट है जिसमें विषमवर्तिकात्व हीट्रोस्टाइली पाई जाती है। इसमें दो तरह के फूल लगते हैं, द्विरूपी फूल लगते हैं इसके अंदर। एक की वर्तिका लंबी, दूसरे की छोटी, दूसरे का पुंकेसर छोटा, पुंकेसर दूसरे का लंबा। तो इस तरह से आज हमने परागकण की संपूर्ण प्रक्रिया, उसके दोनों प्रकार और इनके जो परागकण के लिए जो विशेषताएं पाई जाती है उसका हमने अध्ययन किया है। जो भी विद्यार्थी अपने चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक ये देखने में आया कि 50% से भी ज़्यादा जो हमारे साथी है, विद्यार्थी है, वो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो आप ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ये वीडियो लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। और जो अपन मेहनत कर रहे हैं वो भी आप तभी इसको दिखा पाओगे जब मेरे को भी पता लगता है कि हाँ इतने जुड़े हुए हैं अपने चैनल से। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एजेंट पढ़ने वाले हैं, परागकण के जो एजेंट होते हैं उनको अपन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में परपरागण आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो PDF होती है उस PDF को डाउनलोड करके भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो अभी तक इस वीडियो के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।